Alright, students, good evening and very, very warm welcome. देखो 2021 शुरू हो गया और 2021 में हम खूब मेहनत करेंगे और अच्छा अपना कोर्स वगैरह करके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। यही हमारा जो है रेजोल्यूशन था। और हम कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक अच्छा टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बायो के हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं कि कैसे ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और इनके इनकी पीछे जो केमिस्ट्री है वो कौन सी केमिस्ट्री है, कौन से ये कंपाउंड्स हैं, कौन से ये मोनोमर यूनिट से बने हुए हैं। ज़्यादातर ये पॉलीमर्स आप दिखा रहा हूँ, मैं पॉलीमर्स दिखा रहा हूँ कि मोनोमर्स यूनिट्स जो होते हैं उन्हीं को जब वो आपस में जुड़ जाते हैं, स्टूडेंट कंबाइन कर जाते हैं तो वो पॉलीमर्स बना लेते हैं, मोनोमर्स। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मोनोमर्स हैं, ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है, ये सब जब आपस में जुड़ जाते हैं तो डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, ऐसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ बनाएंगे बायोमॉलिक्यूल जो बड़े बड़े होंगे। इसी तरह अमीनो एसिड्स होंगे वो जुड़ जाएंगे आपस में। कौन से बॉन्ड बनेंगे केमिस्ट्री के वो हम सब इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। तो वो फिर पॉलीमर्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनसे हम बने हुए हैं और जो हमारे लिए जरूरी है स्टूडेंट ग्रोथ के लिए। और ये इन्हीं की स्टडी हम कर रहे हैं। तो हमने देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। एक तो हमने आपको बताया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे पता किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है ना इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। बोलो, एक ना एक रिएक्शन आने वाली है कि ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया C6H12O6। उसके बाद उन्होंने रिएक्शंस की, HI के साथ रिएक्ट किया तो नॉर्मल हेक्सेन बन गया, फिर HCN के साथ किया, फिर हाइड्रोक्सिलामीन के साथ किया तो कार्बोनिल ग्रुप का पता लग गया, फिर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर से की थी हमने तो उससे पता लगा था इसमें एक CHO ग्रुप है, क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किया था ये रिएक्शन, बोलो हाँ जी सर। याद है। हाँ और फिर जी। आपने स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड ले लिया, उससे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या नाम था उस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टूडेंट्स, जो बना था ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के बाद? जल्दी से बताइए, 30 सेकंड का वक्त मिलेगा। ये सारा रिवीजन जरूरी होता है, वार्म अप एक्सरसाइज हम करते हैं, एनर्जी को क्रिएट करते हैं। बताओ क्या कौन सा ऐसा बना था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्वेश्चन में ही पूछा था उसने, जब ग्लूकोज को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की गई, कौन सा था वो? क्या फार्मूला था उसका, कौन सा बना था? जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना था? रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स, सारी चीजें नहीं तो भूल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी रीजनिंग और असर्टिव क्वेश्चन होंगे। क्या नाम था उसका स्टूडेंट्स, जिसकी ऑक्सीडेशन जब नाइट्रिक एसिड से की थी ग्लूकोज की तो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था, उसका नाम बताओ। मिल गया नाम? क्या था? सैकरिक एसिड, याद आया? सैकरिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, हमने आपको बताया था स्टूडेंट। और उससे ही पता लगा था कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ कि कैसे पता लगा कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है स्टूडेंट्स। प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप के लिए आपको चाहिए होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसके बाद में फिशर ने अपना एक प्रोजेक्शन दिया था, ठीक है। फिशर का प्रोजेक्शन जो जिसे ओपन चेन फार्मूला भी कहते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसने स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज का बताया था स्टूडेंट फिशर ने, वो भी उसने उसकी रिएक्शन और प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद दिया था। उसमें डी क्यों लिखा था, कैपिटल डी क्यों लिखा था, क्या बता सकते हैं आप? कैपिटल डी किससे रिलेट किया गया था ग्लूकोज को स्टूडेंट्स? कैपिटल डी जब मैंने ग्लूकोज में लिखा था तो किस कंपाउंड से कोरिलेशन किया गया था? ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में, ऑब्जेक्टिव में, असर्टिव में। कौन सा ऐसा कंपाउंड था जिससे कोरिलेट करके ग्लूकोज को डी, बड़ा कैपिटल डी प्लस ग्लूकोज दिया गया था? बताओ। ये हमने पढ़ा था आपके पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आपको हमने पिछले लेक्चर्स में जो बताया था कि
जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था? ओपन चेन वाला फिशर ने। फिशर ने केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी ग्लूकोज की, और उसके बाद उसने उसे डी प्लस ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो डी कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज को दी, ये कौन से कंपाउंड के साथ कोरिलेट करके दी गई? कौन सा वो कंपाउंड मैंने बताया था जिससे कि डी लिखा था मैंने, डी ग्लूकोज? कौन सा कंपाउंड था? क्या नाम है उस कंपाउंड का स्टूडेंट्स? क्या सर, फिर से एक बार क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आएंगे क्वेश्चन, असर्टिव और रीजनिंग में भी आ रहे हैं, आपको पता लग गया। तो उसमें इस तरह की चॉइसेस भी दी जाएंगी कि ग्लूकोज का जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ओपन चेन, किसने बनाया था? फिशर ने। फिशर ने, हाँ जी। तो उसने लिखा डी प्लस ग्लूकोज लिखा था। हाँ जी सर। क्या लिखा था स्टूडेंट्स? डी। जब उसने डी प्लस ग्लूकोज लिखा, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डी कैपिटल मैंने लिखा था स्टूडेंट ग्लूकोज में, कॉन्फ़िगरेशन दी थी, ठीक है, हाँ जी। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किस कंपाउंड से कंपेयर करके ये डी प्लस लिखा जाता है? कौन सा कंपाउंड था जिसको कंपैरिजन करके स्टूडेंट डी कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है? वो कौन सा आइसोमर है स्टूडेंट? पर्टिकुलर आइसोमर किस कंपाउंड का स्टीरियो आइसोमर है? किस कंपाउंड का से कंपैरिजन की गई थी? कौन सा कंपाउंड था जो मैंने बताया था? एक कंपाउंड मैंने बताया था स्टूडेंट आपको। देखो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा था, किसने लिखा था? फिशर ने। ग्लिसरल एल्डिहाइड। हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ कंपेयर करके ही ये स्ट्रक्चर लिखा गया था ग्लूकोज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि जब आपने ग्लूकोज में, जब उसने फिशर ने उसका प्रोजेक्शन बनाया ग्लूकोज का, देखो कैसे बनाया आपने, मैंने जब बताया आपको कि बनाने के लिए क्या करते हो आप। फिशर प्रोजेक्शन है, जैसे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला CH2, 6 कार्बन है ग्लूकोज में, ठीक है। इसके लिए मैंने ऐसा डंडा लगाया था स्टूडेंट। देखो ये आसान तरीका था। ये CHO ग्रुप है, ये कार्बन 2 है, कार्बन 2 पर ये OH किस तरफ है? राइट साइड पर। कार्बन 3 में OH किस तरफ लगाया मैंने? लेफ्ट साइड पर। और यहाँ पे कार्बन 4 और 5 पे OH कहाँ पर है? राइट साइड पर। अब बाकी रही हाइड्रोजन स्टूडेंट, तो ये आसान हो गया मेरा काम। ये कौन सा है फिशर का प्रोजेक्शन? हाँ जी सर। ओपन चेन। ये डी क्या होता है उसने लिखा ना, ये डी प्लस ग्लूकोज। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डी प्लस ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपने ये लिखनी है ना, यही बनानी है। ये समझ में आ गया, ये शॉर्ट फॉर्म इसकी। अब जब ये स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट, तो इसका जब मैंने ये जो बड़ा डी लिखा है स्टूडेंट, ये किससे कंपैरिजन से किया गया था? तो एक कंपाउंड जो मैंने आपको बताया था कि CHO, ये OH है स्टूडेंट, ठीक है, ये OH है, ये H है। इस कंपाउंड का क्या नाम है स्टूडेंट्स? इसका क्या नाम था? ये था प्लस, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोला था? डी प्लस ग्लाइसरॉल्डिहाइड। हाँ जी। इसी के साथ कंपेयर किया था। और जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन होता है, हम कौन सा कहते हैं? जो लोएस्ट स्टूडेंट्स एसिमेट्रिक कार्बन होता है, कौन सा कार्बन को हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट? जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन होता है, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, अगर उसमें OH ग्रुप राइट साइड पर होता है स्टूडेंट, राइट साइड पर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डी। और लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन में अगर OH लेफ्ट साइड पर हो गया, उसे क्या बोलेंगे? एल। ये कैपिटल डी और एल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसके अंदर एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक है। देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अगर OH राइट पर आ गया तो ये डी, कैपिटल डी था, तो इसीलिए यहां पर भी देख रहे हैं ये लास्ट वाला, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें OH जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, 5 नंबर का कार्बन, उस पर OH राइट पे लगा हुआ है। तो इसके साथ में हमने कॉन्फ़िगरेशन को रिलेटिव, दिस इज रिलेटिव टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ग्लाइसरॉल्ड। किसी भी जो भी मोनोसैकेराइड्स हम बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनका जो
लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा, अगर उसमें OH राइट पर होगा तो वो डी माने जाएंगे, कैपिटल डी वाले। बोलो सही है गलत है? हाँ जी सर। तो रिलेटिव टू स्टूडेंट इन रिलेशन टू द डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड है सारा। आपको समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया था, मैंने इसलिए से दोबारा से तुम्हारे सामने रख दिया स्टूडेंट। तो ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर डिटरमिन किया था, लेकिन फिर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर में स्टूडेंट कौन सी रिएक्शंस थी जो ये नहीं शो करता, जिसके बाद हमने कहा कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता। कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी फास्ट 30 सेकंड में कि वो कौन सी रिएक्शंस थी जो ग्लूकोज नहीं दे पाया, जिसके बाद में हमने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का? बताइए कौन कौन सी क्वेश्चन पेपर में आया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने बताया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताया कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने बनाया था स्टूडेंट, जब वो HI से हीट होता है तो वो वाली नहीं रिएक्शन दी थी उसने। नहीं, गलत आंसर। कहां पर नहीं दी? HI की तो मैंने बात ही नहीं की थी। कौन सी वो रिएक्शंस थी जो ग्लूकोज ने नहीं दी, जिसके बाद में उन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया? देखो मैंने इतनी सारी रिएक्शंस आपको बताई थी। अब थोड़ा सा 30 सेकंड का वक्त दोबारा दिया जा रहा है, दोबारा सोचिए। वो तो सिर्फ HI की रिएक्शन तो सिर्फ ये बता रही थी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट है स्ट्रेट चेन में, इससे ज्यादा उसने कुछ भी नहीं बताया था। HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता। वो कौन कौन सी रिएक्शन? शिफ्ट रिएजेंट जो था वो वाला रिएक्शन नहीं दिया था उसने। हाँ, जब और ग्लूकोज कौन के सा साथ नहीं दिया था? और NaHSO3 के साथ जो एडिशन प्रोडक्ट था वो वाला नहीं दिया था। वेरी गुड। अब तुम समझ में आ गई तुम्हारा अब माइंड वापस आ रहा है वार्म। और उसने थर्ड NH2OH ऑक्साइम वाली नहीं दी थी। किसने नहीं दी थी? पेंटा एसीटेट ने। ये सारी रिएक्शन ग्लूकोज ने शो नहीं की थी पेंटा एसीटेट ने। इसके अलावा क्या और मिला था ग्लूकोज के अंदर, जिसके कारण हमने कहा कि ये पॉसिबल ग्लूकोज साइक्लाइजेशन हो गई? और कौन सी चीज थी? कितनी फॉर्म मिली थी ग्लूकोज की? 2 फॉर्म मिली थी, एक अल्फा D प्लस ग्लूकोज, एक बीटा D प्लस तो ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज मिले हमें, एक अल्फा और बीटा स्टूडेंट, जो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में मिला। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म स्टूडेंट। तो ये सारा चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाया कौन? फिशर का ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसके बाद में आपने कहा कि उन्होंने प्रपोज किया कि भाई ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। किसका? ग्लूकोज का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर आएगा पेपर में। किसका? ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों हुआ? क्योंकि आपने कहा कि इसके अंदर 1 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है CHO और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो आपने कहा कि 5 नंबर वाला जो कार्बन है उसका OH इसके साथ क्या करेगा? क्या करते हैं ये? जब आपने दिखाए थे, ये एक साइक्लिक हेमिंग एसिटाल बना लेता है और ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है और ये स्टेबल होती है, इसलिए ग्लूकोज जो होता है वो साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जैसे ही ये साइक्लिक फॉर्म में आया था स्टूडेंट, इसका रिजल्ट क्या मिला था कि कार्बन नंबर 1 जो है, ये देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये एसिमेट्रिक नहीं है। लेकिन जब इसने Me एसिटाल बना दिया तो क्या हुआ था? फिर ये कार्बन 1 जो था स्टूडेंट, कार्बन जो 1 था ग्लूकोज का, वो क्या हो गया था? स्टीरियो सेंटर हो गया था। ठीक है, वो एसिमेट्रिक हो गया था। जब वो एसिमेट्रिक बन गया स्टूडेंट, तो फिर क्या हुआ था? OH जो है वो हमने दिखाया था कि OH कैन बी, हैवर्थ के जब स्ट्रक्चर मैंने बनाए थे, जब मैंने हैवर्थ के स्ट्रक्चर बनाए थे स्टूडेंट, 6 मेंबर्ड बनाए थे, हमने बनाए थे। एक हमने बनाया था अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, बोलो, बनाए थे। दूसरा कौन सा बनाया था? बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बनाए थे। तो एक पे OH कौन पे था? वो जो एक पे टॉप पे था, एक के बॉटम पे था, एक पे जो रिंग बनी थी उसके ऊपर था, एक पे नीचे था। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज पायरानोज को क्या बोला जाता है? इनका पोजीशन OH एक का राइट है, एक का लेफ्ट है, तो इन्हें क्या बोला गया? बोलो जल्दी से, क्या बोला गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इन्हें क्या बोलते हैं? एनोमर्स।
हाँ जी, करेक्ट आंसर है आपका, आपको 1 नंबर मिल गया पेपर में। तो देखो एनोमर्स से, दोनों ही एनोमर्स होते हैं ग्लूकोज के केस में। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ द ग्लूकोज आर एनोमर स्टूडेंट्स, दे आर द साइक्लिक स्ट्रक्चर। इन्हें पायरानो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट की 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन गए बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कार्बन, एट C1 कार्बन। तो ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो डिफर करते हैं, जब हेमी एसिटाल या हेमिकीटाल बनेंगे उस कार्बन के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं? एनोमर्स। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। ये बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ मैंने जी। आपको दोबारा से बताए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट। एनोमर्स क्या होते हैं इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में। तो थैंक यू वेरी मच कि आपको बात समझ में आई। और आपको मैं क्यों कराता हूँ रिकैप, क्यों कराता हूँ ये सारी बातें, कि क्वेश्चन आंसर ही तो पेपर में आने हैं स्टूडेंट। समझने वाली बात है, केमिस्ट्री को साइंस के रूप में समझो, फिर याद करो, तब अच्छा होगा। रट्टेबाजी नहीं करनी। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, असर्टिव रीजनिंग में। अब ये सारी चीजें आ रही हैं, ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब देखो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने पता किया, अब ये पता करना चाहते थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज कैसे निकाला उन्होंने? जैसे ग्लूकोज का निकाला। इसकी पूरी डिटेल हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर, सबसे पहले तो तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला ही निकालते हो। क्या निकालते हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डाटा कलेक्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट के बाद, परसेंटेज कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की निकाली जाती है, और उसके बाद निकाला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्सपेरिमेंटली। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और ग्लूकोज का सेम आया था। और जब इनकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया गया स्टूडेंट्स, कौन सी, जैसे कि मैंने ग्लूकोज में की थी, आपने HI के साथ रिएक्ट किया, HCN के साथ रिएक्ट किया, आपने इस तरह पेंटा एसीटेट बन गया, जिससे 5 OH ग्रुप प्रूव हो गए स्टूडेंट्स। तो ऐसी ही केमिकल रिएक्शन उन्होंने फ्रक्टोज के लिए भी की थी। उससे क्या पता लगा? फ्रक्टोज के अंदर स्टूडेंट 5 OH ग्रुप निकले। कितने? 5 OH ग्रुप निकले, और एक कीटोनिक ग्रुप निकला। क्या निकला? कीटोन वाला ग्रुप निकला, टॉनिक ग्रुप। एल्डिहाइड नहीं, कीटोन ग्रुप निकला एट पोजीशन 2। कहां पर? एट पोजीशन 2, कार्बन नंबर 2 पर कौन सा ग्रुप मिला? फ्रक्टोज में कीटोन, एल्डिहाइड नहीं मिला। ग्लूकोज में कौन सा था? एल्डिहाइड ग्रुप। और डिहाइड फ्रक्टोज में था। क्या मिला? CO कीटोन। ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप 1 नंबर पर था, और कीटोन ग्रुप कहां पर मिला? 2 पे, क्योंकि 1 पे तो कीटोन ग्रुप हो नहीं सकता स्टूडेंट्स। आपको पता है कीटोन ग्रुप कहां होगा? 2 कार्बन से सराउंडेड होना चाहिए। तो इन्हें कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप मिल गया स्टूडेंट, और ये 6 कार्बन मिले स्ट्रेट चेन वाले। क्या मिले? 6 कार्बन मिले, और स्ट्रेट चेन मिली कार्बन्स की, जैसे ग्लूकोज में मिली थी। जब हमने उनको रिड्यूस किया था HI के साथ, तो आपको नॉर्मल हेक्सेन मिल गया था। और उसके बाद में उन्होंने पता किया कि ये जो ग्लूकोज हमें मिला है स्टूडेंट, ये D सीरीज को बिलोंग करता है, D सीरीज को बिलोंग करता है। और इसकी जब ऑप्टिकल रोटेशन स्टडी की गई, ऑप्टिकल रोटेशन स्टूडेंट्स, तो वो मिला LAEVO। लीवो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस साइन से। मतलब पोलैरिमीटर में इसने जो लाइट को रोटेट किया, किधर किया? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? सर ये डी सीरीज क्या है? अभी तो मैं इतना बड़ा मैंने क्वेश्चन दिया D सीरीज के ऊपर। ये कैपिटल D कब लिखा जाता है? किसके अच्छा साथ? अच्छा, हाँ जी हाँ जी, याद है, हाँ जी याद वो है। डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड के साथ जब कंपेयर करें, वो कौन सा एसिमेट्रिक, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, हाँ जी, ओके। तो उसको वो भी ये D सीरीज में मिला। तो यहां पर देखो, ये एक हमने दिखाया है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। किसका है? फ्रक्टोज का स्टूडेंट्स। अब देख रहे हो कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है आपको।
तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, सेम ये OH OH ये OH और लेकिन 2 नंबर पर CO ग्रुप है, कीटोन कहां पर है, नंबर 2 पर। तो ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारे पास है, किसका, फ्रक्टोज का स्टूडेंट, किसका बना रहा हूं, फ्रक्टोज का। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, ये 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, इसका OH राइट साइड पर है। हाँ जी, तो फिर ये कौन सा होगा, डी या एल, कैपिटल डी या कैपिटल एल, डी होगा। तो कैपिटल डी ग्लाइसरल्डिहाइड के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स। और ये नेगेटिव रोटेशन वाला था स्टूडेंट। तो ये जो हमने बनाया स्टूडेंट, ये इसको मैं ऐसे कहता हूँ, ये है डी माइनस मिला, माइनस मतलब लीवो रोटेटरी है, डी माइनस है, और ये है हमारा फ्रक्टोज, क्या है, फ्रक्टोज। तो ये फिशर प्रोजेक्शन है इसका, फिशर प्रोजेक्शन हमेशा ओपन चेन होते हैं, साइक्लिक नहीं होते। साइक्लिक किसने बनाए थे, हैवॉर्थ ने। कौन बनाता साइक्लिक स्ट्रक्चर, हैवॉर्थ। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ जी सर। ये नीचे अभी हम बनाएंगे हैवॉर्थ स्ट्रक्चर्स आपको। अब ग्लूकोज में क्या हुआ स्टूडेंट कि ये देखो 2 नंबर पर है, ये 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5। तो 2 नंबर वाला जो कार्बन है इसके पास कौन सा ग्रुप है, एट कार्बन 2 स्टूडेंट यू आर हैविंग टोन है, कार्बोनिल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक। कीटोनिक, तो आप इसे कीटो हेक्सोस कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कीटो। हेक्सोस। तो जो शुगर्स होती हैं वो OS लास्ट उनका होता है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो। ग्लूकोज का क्या बोला था, एल्डो हेक्सोस, हेक्सोस। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था। कीटोन ग्रुप कहां पर है, पोजीशन 2 पर। अब OH ग्रुप 5 वाला क्या कर सकता है, इसके साथ एक हेमिकीटाल बना सकता है। अब क्या होगा, ये जो 5 नंबर वाला है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, एक साइक्लिक रिंग बना लेगा, 5 और 2 कार्बन, कार्बन 2 और कार्बन 5 का OH ग्रुप, ये दोनों। अब क्या, इसे क्या बोलते हैं, हेमिकीटाल। उसमें हेमीएसिटाल था, ये क्या है, हेमिकीटाल। क्या बना है स्टूडेंट्स, हेमिकीटाल। बात समझ में आई, हेमीएसिटाल और हेमिकीटाल में डिफरेंस पता लग गया स्टूडेंट्स, क्यों। सर एक बार फिर बताना। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना था, जब CHO ग्रुप नंबर 1 वाला, इसके ऊपर OH ग्रुप ने अपना बनाया था हेमीएसिटाल। यहां पर 5वां नंबर कार्बन है, उस पे OH ग्रुप है, और 2 नंबर पर CO ग्रुप है। तो यहां पर ये क्या बनने वाला है, हेमिकीटाल। कीटाल क्यों मैंने कहा, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप था। अगर एल्डिहाइड होता तो एसिटाल बोलता, अगर कीटोनिक ग्रुप होता तो कीटाल। ये रिएक्शन तुमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ी है, जब मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बने थे, एसिटाल बने थे, हेमीएसिटाल बना था। लेकिन क्योंकि यहां रिंग बन गई है, तो रिंग बनने के बाद हेमीकीटाल तक रिएक्शन रुक जाएगी, और ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ये कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी स्टूडेंट्स, 5 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 5 है। तो 5 मेंबर्ड रिंग, साइक्लिक रिंग बनेगी फ्रक्टोज में। किसमें, फ्रक्टोज में। क्योंकि फ्रक्टोज भी वो वाली रिएक्शंस नहीं देगा जो ग्लूकोज नहीं दे रहा था, इसीलिए उन्होंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का प्रपोज किया, और एक्सपेरिमेंटली ये सही निकला। जब हम कोई भी स्ट्रक्चर कहते हैं ये होगा, तो एक्सपेरिमेंटली भी तो वेरीफाई कर लेते हैं ना हम कि भाई सही है या गलत है। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा कि फ्रक्टोज जो है ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। तो 5 मेंबर्ड रिंग आप कहां, कौन कौन से कार्बन बनाएंगे, समझ में आ गया, कार्बन 2 और कार्बन 5। बोलो, बात समझ में आई, कोई डाउट है। नहीं सर। तो ये 5 और 2 वाले मिलके क्या करेंगे, साइक्लिक रिंग बनाएंगे। बोलो, समझ में आ गया। हाँ जी सर। और हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी है स्टूडेंट, ये देख रहे हो, इसका नाम है फ्यूरान। क्या नाम मैंने बताया, फ्यूरान। तो स्टूडेंट जो फ्यूरान होता है, ये 5 मेंबर्ड देखो, और ये ऑक्सीजन लगी हुई है। तो इसी के बेस पे फिर उन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम दिया
फ्रक्टोफ्यूरोनोस। क्या दिया? फ्रक्टोफ्यूरोनोस, फ्रक्टोफ्यूरोनोस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जब कार्बन 2 और 5 अपनी रिंग बनाएंगे तो यहां पर जो ये कार्बन था ये sp2 हाइब्रिडाइज था। क्या था? sp2। देख रहे हो, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं था। कौन सा? कार्बन 2। कार्बन 1 भी एसिमेट्रिक नहीं है, कार्बन 2 भी एसिमेट्रिक नहीं है, और कार्बन 6 भी एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इनमें सेम ग्रुप लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब इसने रिंग बना ली एट 2 पर, तो कार्बन 2 पर अब क्या हुआ कि ये sp3 हो गया हाइब्रिडाइज्ड। अब ये एसिमेट्रिक हो गया स्टूडेंट। अब कार्बन 2 जो है ये एसिमेट्रिक बन गया। क्या बन गया? स्टीरियो सेंटर बन गया, ये स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया। देख रहे हैं? अब इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2, ये तीसरा स्टूडेंट। देख रहे हो? तो इसके पास अब कितने ग्रुप लगे हैं? 1 2, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 डिफरेंट ग्रुप लग गए। तो अब कार्बन 2 पर क्या हुआ स्टूडेंट की 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल बन गए, 2 कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हो गई। कहां पर? कार्बन 2 पर। तो फ्रक्टोज के अंदर एट C2 स्टूडेंट्स क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक में आप देख रहे हैं OH ग्रुप राइट पर है, इसमें देख रहे हो C2 पर, ये कार्बन 2 है मेरा, दिख रहा है कार्बन 2, ये वाला आपको ये कार्बन 2 दिख रहा है? बोलो स्टूडेंट्स, ये वाला। अब मैंने रेड पेन से मार्क किया, दिख रहा है? हाँ जी। ये कार्बन 2 जो है, अब इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लग गए हैं। एक बार OH राइट पर है स्टूडेंट, और दूसरी बार OH लेफ्ट पर है। तो अब ये इन्हें क्या बोलते हैं? अभी मैंने पहले भी बताया था, इनको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इनको क्या बोलेंगे हम? एक बार OH राइट पर, एक बार OH लेफ्ट पर एट कार्बन 2 इन फ्रक्टोज, इन्हें क्या बोला जाएगा? जल्दी बताओ। अभी तो बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर इसमें भी आ गया वही। ये क्या? दे विल बी कॉल्ड एनोमर्स। अब बात समझ में आ गई एनोमर्स क्या होते हैं? वही तो मैंने, ग्लूकोज में जो एनोमर्स बने थे वो कार्बन 1 पर बने थे, क्योंकि वहां पे रिंग जो बनी थी वो कार्बन 1 ने और 5 ने बनाई थी। यहां पर रिंग कौन बना रहे हैं? कार्बन 2 एंड 5। तो कार्बन 2 पर 2 स्ट्रक्चर बन गए, एक होता है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोस और दूसरा क्या बनेगा? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोस। बात समझ में आ गई? ग्लूकोज में हमने क्या बनाए थे? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, पायरन 6 मेंबर्ड रिंग होती है, और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। और फिर फ्रक्टोज में मैं क्या बना रहा हूं? अल्फा डी फ्रक्टोफैरानोस एंड बीटा डी। फ्रक्टोफैरानोस। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दे आर एनोमर्स, दे डिफर एट C2 कॉन्फ़िगरेशन। कहां पे डिफर करते हैं? एट C2 कॉन्फ़िगरेशन। ग्लूकोज में जो बने थे वो दे डिफर्ड एट C1 कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? तो ये एनोमर्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, इसलिए बताया। तो फ्रक्टोज के भी हमें दो क्रिस्टलाइंस मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज में 2 मिले थे स्टूडेंट, इसमें भी 2 मिलते हैं, अल्फा एंड बीटा। कितने मिलते हैं? 2। एक अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोस, दूसरा बीटा डी फ्रक्टो। बोलो बात तक समझ में आ गई? तो फ्रक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना जैसे कि ग्लूकोज का बना, क्योंकि ये भी वो रिएक्शंस नहीं दे पाया जो ऐसे कि ग्लूकोज में जो रिएक्शंस नहीं थी। दूसरा, फ्रक्टोज के भी 2 फॉर्म हमें मिले। कितने? 2। एक अल्फा फ्रक्टोज मिला और दूसरा एक बीटा मिला। इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमने उसका एक रिंग स्ट्रक्चर प्रपोज किया और एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई कर लिया गया। यहां तक कोई डाउट? बोलो। नहीं सर। देखो, जो बातें सोच रहा हूं उनको ध्यान से सुन लो, कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे एनोमर्स के बारे में बार बार बता रहा हूं। अब देखो, हैवर्थ का स्ट्रक्चर आपको पेपर में उसने पूछ लिया, भाई हैवर्थ का स्ट्रक्चर बनाना है। तो जब हैवर्थ के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं स्टूडेंट, वो आपको मैंने बताए थे, रिंग, ऐसे रिंग बनाते हैं। ये देख लो, यहां पर 2 मैंने लिखे हैं ग्लूकोज, आपको दिख रहे हैं? कौन सा? अल्फा डी और एक बीटा डी, 2 लिखे? बोलो, लिखे मैंने? दोनों में डिफरेंस भी दिख गया। इसमें कार्बन 2 पर OH राइट पर, इसमें कार्बन 2 पर OH लेफ्ट में लगाया गया। बोलो, बात दिख रही है? नंबरिंग दिख रही है? 1 2, कितने? 6 कार्बन है, 1 2 6। और रिंग का कितने मेंबर्ड है? 5 मेंबर्ड।
अब इसका हमने बनाना है हैवर्थ स्ट्रक्चर। तो हैवर्थ स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या कहा, ग्लूकोज के लिए तो हमने कौन सी रिंग बनाई थी, बोलो, पायरान की। इसके लिए कौन सी बनानी है, फ्यूरान। फ्यूरान फ्यूरान कितने की, मेंबर्ड रिंग है, ये वाली 5। 5 मेंबर। तो 5 मेंबर्ड रिंग तो बना सकते हो तुम, लो ये बना दी मैंने। ये तुम्हें 5 मेंबर्ड रिंग बनानी आती है ऐसे, देखो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगी। ये तो बना सकते हो, 5 मेंबर्ड रिंग बना सकते हो, बोलो बन जाएगी। हाँ जी। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, ये डंडे लगा दो। लो, बनाने का एक तरीका बता रहा हूं, एक बार बना के देख लेना, क्योंकि एक बार पेपर में उसने स्ट्रक्चर पूछ लिया था। वो बोलेगा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, तो फिर मुझे बनाना पड़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है पेपर में। देखो अब मैंने ये लगा दिए। आप चीज एक याद करना, जो कार्बन 2 पर रिंग बनी है, कौन से कार्बन पे बनी है, 2, ये कार्बन 2 है मेरा, ये कार्बन 3 है मेरा, ये 4 है, ये 5 है। तो बात समझ में आई। तो फिर 1 कहां पर है, 1 तो ऊपर ही होएगा, फिर वो कौन सा होगा, 1 ऑलवेज CH2OH। समझ में आ गया, ये 1 होगा। रिंग कौन से कार्बन से बनी, 2 और 5 से। हाँ जी। तो 2 और 5 तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, रिंग बन गई ना, ये रिंग बन गई कितने, 5 मेंबर की। और फिर छठा कार्बन कहां मिलेगा स्टूडेंट मुझे, वो भी CH2OH, देख रहे हो ना इसमें 6th कार्बन भी CH2OH। तो आपने फिर लगा दिया CH2OH 6th कार्बन। ये 1 और 2 तो, ये कौन सा कार्बन है, ये 6th कार्बन। 1 और 6 तो पूरे हो गए। अब यहां पर लगाने हैं OH ग्रुप। तो OH ग्रुप लगाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर मैं लिख रहा हूं अल्फा डी माइनस फ्रक्टो, क्या नाम है आगे, फ्रक्टो के आगे क्या लगाना है जल्दी बताओ मुझे, फ्यूरेनोज। फ्यूरानोज। फ्यूरेनोज, फ्यूरान, ये इसका नाम फ्यूरान है, 5 मेंबर रिंग का, ये देख रहे हो ना फ्यूरान। अब देखो ये वाला मेरा अल्फा वाला है, जो ग्रुप राइट को होंगे, राइट को, वो नीचे आने वाले हैं, इसके नीचे राइट वाले क्या आने वाले हैं, नीचे। 2 पर OH राइट पर है तो नीचे आ गया, क्या आ गया, नीचे आ गया। और 3 पर OH कहां पर है जल्दी बताओ, 3 कार्बन पर OH किधर है, राइट या लेफ्ट पर, राइट, राइट पे। कहां पे है, राइट पर है, 3 पर। 3 नंबर कार्बन पे OH कहां है, राइट पर कहां है, लेफ्ट पे, हाँ सॉरी। अरे 3 नंबर कार्बन पे OH लेफ्ट पर आया है, आ गया, दिख गया, हाँ जी, हाँ जी। ये वाला। तो लेफ्ट वाले कहां लगाता हूं मैं, ऊपर। और 4 पर कहां पर है, राइट पे। तो फिर नीचे। 5 पर कहां है, 5 पे तो रिंग ही बन गई, तो रिंग बन गई, इसमें तो कुछ है नहीं, 5 पर तो रिंग बन गई, ये H है, H है, बस H लग गया, कुछ भी नहीं। अब जो बचे थे उन पे हाइड्रोजन लगा दो, लग गई। तो ये कौन सा बन गया, अल्फा डी। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। अगर अब बीटा बनाना है तो बीटा और अल्फा में क्या फर्क है, अल्फा बीटा में क्या फर्क है, जल्दी से बताओ, बीटा वाला कौन सा बनेगा फिर, बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताओ। बीटा डी और अल्फा डी में कहां पर डिफरेंस आता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर, सेकंड पे डिफरेंस आता है। सेकंड पे आता है, वेरी गुड, यही पूछना चाहता था मैं। तो बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज अगर मैं बनाऊंगा स्टूडेंट्स, तो बाकी सारा सेम रहेगा, ये वाला बस ऊपर नीचे हो जाएगा, कहां पर, 2 पर, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बोलो कोई डाउट, ये नो प्रैक्टिस थोड़ा सर। सा मुझे दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद आसान हो जाता है। जो स्टूडेंट एक बार खुद अपने आप नहीं बनाएंगे वो एग्जाम में कभी नहीं बना सकते, ये सब सीखना पड़ता है। और मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ समझा ही रहा हूं भाई, कैसे आसान से आसान तरीके से तुमसे सीख सकते हो। अब देखो कि ये कार्बन 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, और ये तो ऊपर CH2OH जो है ये 6 है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। अब जब मैंने बीटा कर दिया, सिर्फ इन दोनों को उल्टा करना है, और तो कुछ भी नहीं करना। तो ये OH ऊपर चले गया और CH2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। तो OH मैं पहले लगाता हूं, और यहां तो फिर बाकी H लगा देता हूं, लोग बन गया, बोलो
दोनों बन गए मेरे हैवर्ट स्ट्रक्चर, हाँ किसके जी मैंने बनाए? सर, बनकर। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोस और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोस। आपको समझ में आ गया मैंने कैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं? ये देखो, जो चीज पेपर में आ सकती है उसके ऊपर हमें सोचना है और समझना है, आराम से समझ के हम इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप बताओ, आपको कोई डिफिकल्टी आई? एक बार प्रैक्टिस करके बना सकते हो आप, इनको नोट कर लीजिए। अगर आपने यस करोगे तो मैं आगे चले जाऊंगा, नहीं तो आपके सामने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी आप बनाना चाहें बना लीजिए। हो गया सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई थैंक यू। आप लोग काफी होशियार स्टूडेंट होते हैं। आपको बात तो समझ में आ रही है मेरी? जब हम किसी चीज को अपने हाथ से बना लेते हैं ना तो वो बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। देखो, मैंने एनोमर्स के बारे में बार बार बताया कि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बार बार क्वेश्चन आया, अब हमने फिर दोबारा दिखा दिया। व्हाट आर एनोमर्स? एनोमर्स क्या होते हैं? दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक शुगर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल कार्बन। तो जहां पर भी स्टूडेंट साइक्लाइजेशन हुई थी वहां पे क्या बना था? या तो हेमी एसिटाल या हेमी कीटाल। तो वो उस कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर करते हैं, उन्हें ही एनोमर्स कहा जाता है। ठीक है? तो glucose is both an aldehyde at C1 and alcohol at C5. These two groups can react with each other to form cyclic hemiacetal. आपको समझ में आ गया कि ग्लूकोज में रिएक्शन कहाँ हुई थी? C1 पे और C5 पर। तो क्या बन गया था? ग्लूकोपाइरानोस, जो कि हमने दोबारा से शो किया। ये 1 था, ये 5 था। जब ये साइक्लाइजेशन हो रही है, ये दिखा रहे हैं हम आपको, और ये बन गया। या तो OH ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा पोजीशन 1 पर ग्लूकोज में। तो इन द हेमी एसिटाल C1 ये कायरल बन गया। C1 क्या बन गया? कायरल। किसमें? ग्लूकोज में। तो जब कायरल होता है तो ये अब क्या होगा कि इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक में OH ऊपर, एक में नीचे, यहां दिखा रहे हैं। तो इसी को ही हमने क्या बोला? एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है? और इन्हें एपीमर्स भी कहा जाता है। अभी हम बताने वाले हैं एपीमर्स और एनोमर्स में क्या डिफरेंस है। ये तो समझ में आ गया आपको, दोबारा इसकी जरूरत नहीं है। बोलो, मैं इसका बना चुका हूं। हाँ जी सर। इनके कुछ नोट करना है इसमें आपने? एनोमर की डेफिनेशन समझ आ गई? हाँ जी सर। अच्छा, तो ग्लूकोज के एनोमर कार्बन 1 पे बने हैं। और फ्रक्टोज क्या भी देख लो कि फ्रक्टोज पे क्या हुआ। फ्रक्टोज के अंदर क्या था कि कीटोन ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? C2 पर है। बोलो, है ना C2 पर, और अल्कोहल C5 पर है। ये दोनों ग्रुप अब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनता है? हेमी कीटाल। ठीक है? तो यहां पे देखिए, ये 2 नंबर कार्बन है और ये 5 नंबर कार्बन है, ये रिएक्ट कर गए। तो यहां पर 2 नंबर कार्बन पर एक पे OH नीचे, एक पे OH ऊपर। तो इन हेमीकीटाल एनोमेरिक कार्बन फ्रक्टोज पे कौन सा है? देखो, ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ये पूछे जा सकते हैं। एनोमेरिक जो कार्बन फ्रक्टोज पे मिला वो कौन से कार्बन पर आया? 2 पर। और ग्लूकोज में किस पे आया? 1 पर। ठीक है? तो कार्बन 2 अब इसका कायरल हो गया, कायरल हो गया। तो यहां पर दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक पे OH अप और एक पे डाउन, इन्हें ही एनोमर्स कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई? हमने बनाए आपके अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोस और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोस। दे डिफर एट कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 2। ठीक है? एट कार्बन 2 फ्रक्टोस में। ये भी समझ आ गया? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। मैंने पिक्चर फोटो भी दिखा दी इसलिए आप इसको समझ लो। अब एक एपीमर्स भी होते हैं स्टूडेंट। अब उसने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, एपीमर्स क्या होते हैं? व्हाट आर एपीमर्स स्टूडेंट्स? गिव एग्जांपल। आपके पास बायोकेमिस्ट्री है तो स्टूडेंट्स आपको ज्यादा समझ आएंगी। Those stereoisomers which are differing in its configuration only at only one chiral carbon atoms are called epimers. कोई भी कायरल कार्बन अगर मैं ले लूं, ठीक है, कोई भी कायरल कार्बन ले लूं, अगर वहां पर वो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? एपीमर्स। अब देखिए, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। बोलो, है ये डी ग्लूकोज? यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी। ये मैंने सही लगाया है? OH 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 OH
ओपन शेप हाँ जी, स्ट्रक्चर हाँ जी, हाँ ग्लूकोज का जी। बनाया है। लेकिन ऐसे ग्लूकोज के दो और भी हैं जिन्हें एपीमर्स कहा जाता है। आपने डी मैनोस का नाम सुना है? डी मैनोस, एक डी मैनोस होता है स्टूडेंट, इसका फार्मूला भी वही है C6H12O6। ये भी एक ग्लूकोज की एक फॉर्म है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें? ये डी मैनोज है और ये डी ग्लूकोज मैंने दिखाया। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? ध्यान से देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को। सेकंड कार्बन पे OH की पोजीशन अलग अलग है। अलग अलग है। तो यहां पर सेकंड कार्बन पर डी मैनोज एट C2 स्टूडेंट, एट C2 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो जो हमने डी प्लस ग्लूकोज बनाया उसमें कार्बन 2 में OH राइट पर है और मैनोज में क्या हुआ, बाकी सब सेम है, सिर्फ C2 पर OH लेफ्ट पर हो गया। क्या हो गया? लेफ्ट पर हो गया। तो ये कार्बन, आपको पता है कि ये वाला जो कायरन था ये कायरल कार्बन था, क्योंकि इसके साथ कितने 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए देख रहे हो, ये ऊपर और नीचे। ये कायरल था, ये भी ये कायरल है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक पे OH राइट पर, एक पे OH लेफ्ट पे। तो जो डी मैनोज है स्टूडेंट, डी मैनोज है, इट इज एन एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज। बात समझ में आ गई? तो इनको क्या बोलते हैं? एपिमर्स। यहां पे कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है, मैंने बनाया कोई नहीं बनाया। जब मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिए थे तो उन्हें क्या बोला था मैंने? एनोमर्स। इन्हें क्या बोलते हैं? एपिमर्स। डिफरेंस दिख रहा तुम्हें? इसी तरह एक और कंपाउंड मैंने लिखा है, उसका क्या नाम है? डी गैलेक्टोज स्टूडेंट। इसका भी फार्मूला सेम है, देख रहे हैं? अब बताओ कि ये डी गैलेक्टोज में और डी ग्लूकोज में क्या फर्क है, जल्दी से बताओ, कहां पे क्या डिफरेंस? उसमें C4 पे OH की पोजीशन अलग है। एट C4, अच्छा एट C4 स्टूडेंट द कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। वेरी गुड। देखो सोचना है, समझना है और ध्यान से देखना है। एट C4 कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफरेंट है स्टूडेंट्स। तो ग्लूकोज की तो फिक्स्ड है, डी ग्लूकोज की राइट पर। तो इसमें क्या हुआ है कि ये फोर्थ कार्बन है स्टूडेंट। ये वाला कार्बन जो है ये भी कायरल है, क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2, ये वाला और नीचे वाला, दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि OH राइट पर था ग्लूकोज में, डी वाले में, और डी गैलेक्टोज में एट C4 OH लेफ्ट पर हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गई, तो ये भी एपिमर्स है। ये क्या है? एपिमर है। तो डी गैलेक्टोज इज एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज, डी मैनोज इज आल्सो एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज। D mannose differ at C2 configuration students and D galactose differ at C4 configuration। बात समझ में आ गई जी। कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे स्टूडेंट उनके लिए बहुत जरूरी था, एपिमर्स क्या होते हैं। और ये हमने आपको एनोमर्स और एपिमर्स के बारे में बताया। तो एनोमर्स भी एपिमर्स होते ही हैं, जो एनोमर्स होंगे वो एपिमर्स भी होंगे, लेकिन एपिमर्स एनोमर्स नहीं होते, क्योंकि ये एक कोई भी एक कायरल कार्बन का OH में डिफरेंस आएगा तो वो क्या बन जाएंगे? एपिमर्स। तो हमने आपको एग्जांपल देके बताया किस किस का, डी मैनोस और डी गैलेक्टोज आर एपिमर्स ऑफ डी ग्लूकोज। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या असर्टिव रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, स्टेटमेंट दे देंगे, बोलो क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए ये सारा कुछ आपको बताया जा रहा है डिटेल में। बोलो यहां तक समझ में आई स्टोरी? कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज में। अभी तक आपको मैंने ये बताया कि ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स होती हैं स्टूडेंट, कौन सी? एक हमने आपको बताया अल्फा डी, ठीक है, ग्लूको पायरानोस बताया था। दूसरी कौन सी बताई थी? बीटा डी प्लस ग्लूको पायरानोस। बता चुका मैं इसके बारे में।
स्ट्रक्चर हैवर्थ बनाए थे हमने दोनों के अल्फा बीटा के, जल्दी बताओ यस और नो। यस सर। तो ये एनोमर्स हैं, ये क्या है, कहां पे डिफर करते हैं, एट कौन से कार्बन पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, जल्दी बताओ। ग्लूकोज में कौन से कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है ग्लूकोज के केस में? C1 पे। P1 कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंस है, बोलो सही है। हम्म। अब ये जब इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टडी की गई थी स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टडी की गई थी, एक अल्फा डी ग्लूकोज है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो थी ना 112 डिग्री आई थी। कितनी आई थी? जो अल्फा वाला ग्लूकोज है, अल्फा वाला, अल्फा डी जो है स्टूडेंट्स ये वाला, इसकी जब स्पेसिफिक रोटेशन उन्होंने फाइंड की तो ये कितनी मिली? अल्फा डी ग्लूकोज स्पेसिफिक रोटेशन मिली 112 डिग्री स्टूडेंट। कैसे पता की? पोलैरीमीटर से। पोलैरीमीटर से जब मैंने डिटरमिन की, पोलैरीमीटर से अबे यार। कितनी वैल्यू आई अल्फा वाले की? प्लस 112 डिग्री, ठीक है। और जो बीटा वाला था उसकी वैल्यू जब पोलैरी 423। कितनी आई थी? 423। 423 कहाँ आई? मैंने कहाँ लिखी 423? कहाँ पर लिखा? ये 112 डिग्री है किसकी? अल्फा वाले की। अच्छा अच्छा, ओके ओके। प्लस 19 डिग्री आई। कितनी आई? प्लस 19 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अल्फा डी ग्लूकोज को आपने स्टूडेंट पानी में डिसॉल्व कर दिया। किसमें? वाटर में। क्या हुआ फिर? जब उन्होंने पानी में डिसॉल्व किया तो उसकी जो रोटेशन की वैल्यू है वो चेंज होनी शुरू हो गई। क्या हो गई? चेंज होनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे वैल्यू चेंज होने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट? ये इस अल्फा वाले की कितनी थी? 112। जब मैंने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया स्टूडेंट, किसमें? वाटर में, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू चेंज होनी शुरू हो गई, इसकी रोटेशन कितनी, ये वाली वैल्यू चेंज होनी शुरू हो गई। इसकी क्या चेंज होनी शुरू की? इसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो थी स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होने लगी, और चेंज होते होते बाद में 52.7 डिग्री पर रुक गई। कितने पे? यहां पे स्टॉप हो गई, ठीक है। इसका मतलब कोई चेंज आ रही है। फिर आपने बीटा डी ग्लूकोज लिया, इसको छोड़ो, अब दूसरा कौन सा लिया? बीटा डी ग्लूकोज, ये वाला फॉर्म लिया बीटा वाला, ठीक है। बीटा डी कौन सा? ग्लूकोपाइरानोज। जब इसकी रोटेशन कितनी थी स्टूडेंट? कितनी मैंने लिखी है यहां पर? 19। प्लस 19 डिग्री। जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसकी भी चेंज होनी शुरू हो गई। ये तो डिक्रीज हो रही थी, ये डिक्रीज हो रही थी स्टूडेंट, और इसकी इंक्रीज होनी शुरू हो गई, और इंक्रीज होते होते ये भी 52.7 डिग्री पर रुक गई। तो दोनों की दोनों वैल्यू जो है पानी में डिसॉल्व होने के बाद चेंज हुई, और रुकी कहां पर? 52.7 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? म्यूटा रोटेशन। ये क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। मतलब चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो जब वैल्यू फिक्स हो गई, अब दोबारा चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? कोई इक्विलिब्रियम हुआ है। बोलो सही है या गलत है? केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम क्या हाँ होता जी है? सर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? कि अब ये चेंज नहीं हो रही वैल्यू। बोलो मैंने सही बताया गलत बताया? किसी भी रिएक्शन में सही। जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो फिर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती स्टूडेंट, इसलिए उसकी वैल्यू फिर रुक गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? म्यूटा रोटेशन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, कि हम ये कह रहे हैं कि आपके पास है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। बोलो सही है। इसकी वैल्यू कितनी है? रोटेशन प्लस 112 डिग्री। अब क्या हुआ कि जब आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या हुआ स्टूडेंट? अब यहां पर ये खुल के ओपन चेन फॉर्म में आ गया। क्या आ गया? ओपन चेन स्ट्रक्चर। किसका? ग्लूकोज का। डी
प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और उसके बाद ये म्यूटा रोटेशन हो गई, क्या हो गई, म्यूटा रोटेशन, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस में, ठीक है जी, बात समझ में आई। जैसे जैसे ये इसमें चलता जाएगा तो इसकी रोटेशन कम होती जाएगी, बोलो कम होती जाएगी, यस और नो, बोलो बात समझ में आई, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर कितनी से थी, प्लस सर माइनस एक बार फिर से रिपीट कर दो अभी जो बोला। मैंने कहा कि आपने ये वाली फॉर्म ग्लूकोज की ली, अल्फा वाली, हाँ जी इसका स्ट्रक्चर तुम्हें पता है साइक्लिक है, इसको जी पानी में डाल दिया, अब ये पानी में डालने के बाद क्या हुआ कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा फॉर्म कन्वर्ट हो रही है ओपन में, ओपन से ये बीटा में जा रहा है, और कुछ समय के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये और ये डेफिनेट कंसंट्रेशन में आ जाएंगे, अब ये चेंज नहीं होंगे। तब क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू कम हो रही थी वो एक वैल्यू पर आकर रुक जाएगी, कहां पर, इक्विलिब्रियम में वैल्यू मिली हमें 52.7। इसी तरह ही आपने बीटा ग्लूकोपाइरानोस के पानी में डाला तो वो ओपन चेन में चले गया, ओपन चेन से वो अल्फा में कन्वर्ट हो गया और फिर ये इक्विलिब्रियम हो गई। तो जब इक्विलिब्रियम होगी स्टूडेंट कुछ समय के बाद, तब क्या होगा कि इन ये तीनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होंगी और फिर उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, अब चेंज नहीं होगी, तभी तो उसकी वैल्यू फिर कांस्टेंट हो जाती है 52.7 डिग्री। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, म्यूटा रोटेशन, क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। बात समझ में आई, कोई डाउट है इसमें अब, तो कोई भी फॉर्म ले लो, उनको पानी में नो डालोगे, सर कुछ समय के बाद क्या होगा, ये तीनों फॉर्म आ जाएंगी और इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ज्यादातर ये साइक्लिक फॉर्म में होता है और कम समय पर ये ओपन चेन में होता है, तो उनकी वैल्यू कितनी बन जाती है 52.7 डिग्री, ठीक है। सो you can dissolve any of the two forms of glucose student in water, allow it to stand for some period of time, and there will be an equilibrium mixture which will contain both alpha form, beta form and open chain form, and the final value of the specific rotation will be how much, 52.7 degree, and this process is known as muta rotation। तो बात समझ में आई, जल्दी बताओ, हाँ जी सर नोट कर लिया आपने, हाँ जी तो ठीक है, फिर यहाँ पर ये सारी स्टोरी खत्म हो गई हमारी ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, एनोमर्स की, एपीमर्स के बारे में और म्यूटा रोटेशन के बारे में, और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ पर उनकी लिंकेज होती है, किस टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स वगैरह, इनकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे स्टूडेंट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताए गए हैं, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, बोलो। नहीं है सर। ओके देन, गुड नाइट, ओके थैंक यू सर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।